हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? आई होप सभी ठीक होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट लेक्चर नंबर 8 क्लास 11th और हमारी वही फिर से फिज़िक्स। तो हमने पिछली क्लास में कहाँ तक पढ़ा था आपको याद होगा? तो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था क्या क्या पढ़ा था? ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ा था और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स पढ़ा था। तो रिवाइज करवा देती हूँ उसके बारे में थोड़ा सा। तो हमने क्या क्या पढ़ा था ग्रेविटेशन फोर्स में? उसमें क्या होता था, F = G(m1m2)/r। ठीक है, जी हमारा क्या था? ग्रेविटेशन फोर्स कांस्टेंट। ठीक है, और क्या पढ़ा था हमने? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, उसमें क्या क्या था? 1/4πε0 Q1 Q2/r²। ठीक है, Q1 Q2 हमारे क्या थे? चार्जेस। आर क्या थी? डिस्टेंस। ठीक है, ε0 क्या था? परमिटिविटी। ठीक है, यही सेम फिर ग्रेविटेशन फोर्स में क्या था? जी तो हमारा यूनिवर्सल कांस्टेंट था और ये m1 m2 हमारे मास थे बॉडीज़ की और r²। ठीक है, ये हमारे डिस्टेंस थे। चलिए आज पढ़ते हैं, आगे क्या पढ़ेंगे हम, चलिए देखते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर्स ऑफ सम मैक्रोस्कोपिक प्रोसेस। ठीक है, मतलब कुछ मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ किस तरह काम करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर्स में, उसके बारे में पढ़ते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। द मैक्रोस्कोपिक फोर्सेस ऑफ आवर डेली लाइफ सच एज टेंशन। इन्होंने कुछ मैक्रोस्कोपिक फोर्सेस के एग्जांपल दे रखे, जैसे टेंशन, फ्रिक्शन, कॉन्टैक्ट फोर्स, स्प्रिंग फोर्स। ये तो हमने कल पढ़ा था ना। तो चलिए आगे देखते हैं। ऑल मैटर कंसिस्ट ऑफ चार्ज पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स। ये बोल रहा है कि जितने भी चार्ज पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स, वो भी इसमें लाई करते हैं। तो द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बिटवीन दिस पार्टिकल रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स एंड मोलिक्यूल्स। ये कह रहा है कि जो हमारी किसी भी एटम्स या मोलिक्यूल्स की स्ट्रक्चर होती है, मान लीजिए कोई भी हमारा एटम या मोलिक्यूल्स, उसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो किसके कारण होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर्स के कारण। ठीक है, तो चलिए आगे पढ़ते हैं। क्या है, क्या दे रखा है? रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन से मैकेनिकल, थर्मल एंड इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। ये बोल रहा है कि जो हमारे एटम्स, मोलिक्यूल्स होते हैं, उनकी जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं, कोई मैकेनिकल रिएक्शन होती है, थर्मल, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़, कुछ भी हो, सभी रिस्पॉन्सिबल किसके कारण होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर्स के कारण। चलिए आगे पढ़ते हैं। डिस्कस द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर्स ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन टू बॉडीज़। ये बोल रहा है कि किसी दो बॉडीज़ के बीच में जो कॉन्टैक्ट फोर्स होता है, मतलब कनेक्ट होने से जो फोर्स होता है, उसके बारे में डिस्कस की दे। तो चलिए फर्स्ट पढ़ते हैं। व्हेन वी प्लेस टू बॉडीज इन अ कॉन्टैक्ट विद ईच अदर, देयर एटम्स कम क्लोज टू ईच अदर एंड एट द सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट। ये बोल रहा है कि मान लीजिए हमारे पास कोई भी दो एटम्स हैं, ठीक है, तो ये बोल रहा है कि जब ये आपस में कनेक्ट होते हैं तो जो इनकी सरफेस होती है, ठीक है, ये एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। लार्ज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बिगिंस टू एक्ट बिटवीन द चार्ज कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ दिस एटम्स। कि बोल रहा है कि इनके बीच में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है ना, बिगिन, वो स्टार्ट हो जाता है कितना? लार्ज, बहुत बड़ा। ठीक है, आगे देखिए। जनरली दीज फोर्सेस एक्ट नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ अ कॉन्टैक्ट and are pushing or repelling nature. For example, a book lying on a table push it downwards while the table push the book upwards. ठीक है, ये बोल रहा है कि ये जो भी दो एटम्स हैं हमारे, ये कभी एक दूसरे को रिपेल करेंगे या अट्रैक्ट करेंगे। कैसे करेंगे? सेम होंगे अगर दोनों एटम्स और मोलिक्यूल्स, तो एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। और दोनों डिफरेंट होंगे तो एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। जैसे एग्जांपल दिया है, मान लीजिए कि हमारी एक टेबल पर एक बुक रखी हुई है, ठीक है, तो इन्होंने क्या बोल रखा है? पुश इट डाउनवर्ड्स। जब बुक नीचे जाएगी, ठीक है, तो टेबल उसको पुश करेगा अप करने के लिए। ठीक है, मान लीजिए पेन है, आपकी बुक है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है? ठीक है, sometimes the electromagnetic contact force between two bodies may have a compact acting parallel to the surface of a contact. ये बोल रहा है कि कई बार हमारा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है, ये बोल रहा है कि जो हमारा कई बार जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है वो एक दूसरे के पैरेलल होता है। ठीक है, ये मान लीजिए दोनों चीज़ पैरेलल हो गई। ठीक है, तो आगे देखिए। दिस कॉम्पैक्ट इज कॉल्ड फ्रिक्शन। इसी को हम फ्रिक्शन बोलते हैं। व्हेन बॉडीज आर प्लेस्ड विद देयर स्मूथ सरफेस in contact, they provided only a small parallel compact of contact force and hence friction between them is negligibly small. ये बोल रहा है कि दोनों आपस में पैरेलल होते हैं ना, जब ये दो बॉडी से, इनकी स्मूथ सरफेस, ये वाली चीज़,
ठीक है। दे प्रोवाइडेड ए स्मॉल पैरेलल, एक पैरेलल कंपोनेंट ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स होती है, ये न के बराबर होती है, ठीक है। इन्होंने देखो एग्जांपल दिया है, व्हेन वी क्लाइंब अप ए ट्री, जब हम एक पेड़ पर चढ़ते हैं, इट रफ ट्रंक प्रोवाइड सफिशिएंट फ्रिक्शन फोर्स पैरेलल टू द सरफेस ऑफ ए ट्री विच हेल्प अस क्लिंज ऑन टू द ट्रंक, ठीक है। इट इज ऑफ द ट्री विच हेल्प अस क्लिंज ऑन द ट्रंक, ठीक है। इट इज़ डिफिकल्ट टू क्लाइंब अप स्मूथ मेटालिक लैम्प पोस्ट बिकॉज इट डज नॉट प्रोवाइड इनफ पैरेलल फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। हम कहाँ थे, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन में, ठीक है। तो क्या एग्जांपल था इसमें, पता है क्या बोल रखा है कि ये बोल रखा है, देखिए मान लीजिए हमारा कोई भी ट्री है, ट्री यानी पेड़, ठीक है। तो जब भी हम इस पर चढ़ने की कोशिश कर लें, सपोज कर लीजिए हम यहाँ खड़े हैं, तो ठीक है, तो जो इसकी पेड़ की सतह होती है ये बहुत खुरदरी होती है, पता होगा आपने सभी देखा होगा। तो बोल रहे हैं कि हम जैसे इस पर चढ़ने की कोशिश करते हैं तो ये सतह जितनी खुरदरी होती है ना, ठीक है, जितनी रफ होती है उतना इजी है हमें पकड़ पाना इस पेड़ को इजी होता है, ठीक है। हम गिरने के चांसेस कम हो जाते हैं, तो इजी हम इसको पकड़ कर ऊपर चढ़ जाते हैं और नीचे नहीं गिरते, ठीक है। और अगर यही चीज़, अगर ये पेड़ इसकी जगह, मान लीजिए ये हमारा सिंपल सा पेड़ था और मान लीजिए इसकी जगह केले का पेड़ हो, ठीक है, उसकी सतह देखी होगी आपने, बहुत वो होती है, प्लेन स्मूथ होती है, और उस पर चढ़ने की कोशिश करेंगे डायरेक्टली तो हम नहीं चढ़ पाएंगे और गिर जाएंगे, ठीक है। तो यही बोल रखा है इसने, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है। आगे देखिए, आगे क्या दे रखा है, इलेक्ट्रिक फोर्स इन अ स्प्रिंग, ये हमने कल भी पढ़ा था, ठीक है। ये कि इलेक्ट्रिक फोर्स इन अ स्प्रिंग, मान लीजिए हमारा कोई भी दो एटम्स हैं, इनके बीच का इसके ये दोनों हमने कनेक्टेड कर रखे हैं किसी स्प्रिंग से, तो इनको पुश और पुल करेंगे तो ये वापस अपनी ओरिजिनल शेप पर आ जाएगा, ठीक है। और अगर ये दोनों सेम होंगे, मतलब दोनों पॉजिटिव होंगे, अगर मान लीजिए पॉइंट चार्ज है तो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, और अगर दोनों अपोजिट हैं तो क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। आगे क्या दे रखा है देखिए, वंडर वाल फोर्सेस बिटवीन टू न्यूट्रल मोलिक्यूल्स ऑफ अ गैस इज नॉट ए फंडामेंटल फोर्स बट ए ड्राइव्ड फोर्स। इन्होंने बोल रहा है कि वंडर वाल फोर्सेस हमारे क्या होते हैं, दो न्यूट्रल मोलिक्यूल्स होते हैं ना, न्यूट्रल्स बोले तो जिसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों होते हैं, ठीक है। तो ये कोई फंडामेंटल फोर्स नहीं है, ये ड्राइव किया हुआ है, हमने खुद डेरिवेशन करके इस चीज़ को प्रूव किया है कि ये ड्राइव्ड फोर्स है, ठीक है। इट इज़ the net residual force obtained by summing up the fundamental electrostatic force between the various electrons and nuclei of two molecules। यही बोल रखा है, मैंने बताया था ना कि नेट रेजिडुअल, इनका जो टोटल फोर्स होता है वो कैसे मिलता है हमें, इन दोनों की प्रॉपर्टीज़ को ऐड करके, जो इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियाई मोलिक्यूल्स की प्रॉपर्टीज़ होती है ना, इनको ऐड करके जो हमें फोर्स मिलता है, ठीक है। आगे देखिए क्या, चलिए आगे क्या दे रखा है, फोर्स इन अ टोंट स्ट्रिंग रोप, ठीक है। क्या दे रखा है, कंसिडर अ ब्लॉक टाइड टू द लोअर एंड ऑफ ए स्ट्रिंग सस्पेंडेड फ्रॉम अ रिजिड सपोर्ट। इन्होंने क्या बोल रखा है, मान लीजिए हमारे पास कोई भी एक रस्सी है, ठीक है, ये रस्सी है, इसको एक तरफ से रिजिड बॉडी से बांधा हुआ, मतलब टाइट है, ये चीज़ फिक्स्ड है, ये हिलेगी नहीं, ठीक है। तो आगे क्या दे रखा है देखिए, लोअर एंड ऑफ अ स्ट्रिंग सस्पेंडेड फ्रॉम अ रिजिड सपोर्ट, द स्ट्रिंग इज इन स्टेट ऑफ अ टेंशन। जो हमारी स्ट्रिंग है, जो हमारी रस्सी है, वो क्या है, टेंशन, स्टेट ऑफ टेंशन की कंडीशन में। द इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन्स ऑफ अ लोअर एंड ऑफ द स्ट्रिंग एक्सट्रैक्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन ऑफ द ब्लॉक्स, ठीक है। इन्होंने क्या बोल रखा है, जो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स हैं वो एक दूसरे को देखो, ये क्या दे रखा है, वो किसके कारण है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण। द रिजल्ट ऑफ दिस फोर्स इज बैलेंस द वेट ऑफ अ ब्लॉक, ठीक है। तो इस फोर्स के, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण ही ये इस ब्लॉक्स के वेट्स को बैलेंस कर रखा है। जनरली स्ट्रिंग अंडर टेंशन एक्सट्रैक्ट एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ऑफ अ पुलिंग नेचर ऑन द टू बॉडीज अटैच्ड टू इट्स एंड। ये क्या बोल रहा है कि जो जनरली हमारे पास क्या होता है कि मैग्नेटिक फोर्स के कारण ये एक दूसरे को खींचते रहते हैं, ठीक है, जब स्ट्रिंग हमारी अंडर टेंशन में होती है, ठीक है। आगे क्या दे रखा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इज इनमोर्सली स्ट्रोंगर देन द ग्रेविटेशनल फोर्स। ये बोल रहा है कि हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के स्ट्रोंगली कैसे है, ग्रेविटेशनल फोर्स से। एग्जांपल दीजिए कोई भी डेली लाइफ का, देखिए क्या दे रखा है,
When we hold a book in our hand, the earth extract a very large gravitational force on the books due to its huge mass। इन्होंने क्या बोल रखा है कि मान लीजिए हमने हमारे हाथ में एक बुक पकड़ी हुई है, ठीक है, तो क्या बुक पकड़ी है तो क्या करेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण जो हमारी बुक है वो नीचे जाएगी, ठीक है। किसके कारण, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, क्योंकि जो हमारी बुक है इसका मास बहुत ज़्यादा है, ठीक है। आगे देखिए, द फोर्स इज बैलेंस्ड बाय नॉर्मल फोर्स एक्सट्रैक्टेड बाय आवर हैंड्स। ये बोल रहा है कि इस फोर्स को बैलेंस करने के लिए जो हमारा हैंड है, जो हमारा हाथ है, ये वो भी अपना फोर्स लगाएगा, ठीक है। बट द लेटर फोर्स इज नेट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बिटवीन द चार्ज कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ आवर हैंड एंड द बुक एट द सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट। ये बोल रहा है कि जो इन दोनों के बीच में जो सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट, मान लीजिए ये हमारा, ये जो तो हमारा हैंड है वो अपना फोर्स लगाएगा और जो हमारी बुक है वो अपना लगाएगी, ठीक है। तो क्लियरली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इज मच स्ट्रोंगर देन द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये बोल रहा है कि जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है जो हमें नीचे धकेल रहा था उससे ज़्यादा होगा हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, जो हमारे हाथ का फोर्स लगाया था वो इसको ऐसे होल्ड करने में हमारी हेल्प करेगा, ठीक है। आगे क्या देखा है, ऑल्दो ग्रेविटेशनल फोर्स इज इनकम्पैरेबली वीकर देन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स येट इज गवर्न्स द लार्ज स्केल मोशन बोथ ऑन टेरेस्ट्रियल एंड एस्ट्रोनॉमिकल स्केल्स। ये बोल रहा है कि ऑल्दो ग्रेविटेशनल फोर्स है हमारा मतलब कंपेयर नहीं किया जा सकता कि वीक है, कमज़ोर है किससे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से, किस के कौन कौन से स्केल्स पर, टेरेस्ट्रियल और एस्ट्रोनॉमिकल, कैसे प्रूव कीजिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स गवर्न्स द लार्ज स्केल मोशन, ठीक है, ठीक है, एक सेकेंड रुकिए, चलिए आगे करते हैं। तो क्या दे रखा है इन्होंने कि ग्रेविटेशनल फोर्स है वो हमेशा किसको प्रेफर करता है, लार्ज स्केल मोशन को। तो कैसे करता है, देखिए, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है उसमें हमारा क्या होता है, ओनली मास होता है, ठीक है। ये हमने पढ़ा था, ये फॉर्मूले में था ना, F इज इक्वल टू G(m1m2)/r²। ये तो मास होता है, ना कोई पॉजिटिव ना कुछ नेगेटिव, ठीक है। ये दे रखा, देयर आर नो पॉजिटिव एंड नेगेटिव मासेस, सो द ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव। अगर कोई भी मास पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं है तो क्या होंगे, आपस में अट्रैक्टिव होंगे क्योंकि सेम होंगे दोनों। बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स में क्या होता है, हमारा इलेक्ट्रिक चार्जेस में भी पॉजिटिव और नेगेटिव, तो क्या होते हैं, वो हमारे पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं, ठीक है। तो इसी कारण कंसिक्वेंटली द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में बहुत ही अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, तो अगर वो दोनों पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव होंगे तो क्या होगा, या तो अट्रैक्टिव होंगे या रिपल्सिव होंगे। बट बिटवीन द टू न्यूट्रल ऑब्जेक्ट, इन्होंने बोल रखा है कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स हैं, मान लीजिए ये कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स हैं, ये दोनों न्यूट्रल हैं, मतलब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स मतलब अगर चार्जेस मिले तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है, ठीक है, तभी तो जाके ये न्यूट्रल हुआ है, ठीक है। तो क्या होगा आगे देखिए, बिटवीन द टू न्यूट्रल द ग्रेविटेशनल फोर्स गोज ऑन एडिंग ओवरऑल ऑल पेयर्स ऑफ पार्टिकल ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स while the electromagnetic force being equally attractive और repulsive add up to 0। इन्होंने क्या बोल रखा है कि जो हमारी ये क्या लिया था हमने, न्यूट्रल ऑब्जेक्ट ली थी, तो इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण क्या होगा, तो मान लीजिए इसमें जो प्लस होंगे वो तो ऐड हो जाएंगी, ठीक है। लेकिन अगर ये किसके कारण थे, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, लेकिन मान लीजिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है तो उसमें क्या होगा, प्लस माइनस दोनों होगा, ठीक है। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0। तो यही बोल रखा है कि ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स वाइल द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बीइंग इक्वली अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव ऐड अप टू 0। तो क्या हो जाएंगे, 0। दैट्स इज वाई लार्ज स्केल ऑफ मोशन इन द यूनिवर्स इज कंट्रोल्ड बाय द वीकेस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि इसी कारण से, ठीक है, यूनिवर्स ने ये कंट्रोल किया है कि जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो वीक होता है, ठीक है। आगे देखिए, आगे हमारा फोर्थ कौन सा फोर्स आ गया, न्यूक्लियर फोर्स। व्हाट इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, मेंशन इट्स इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज एंड गिव सम एग्जांपल्स। चलिए पढ़ते हैं क्या होता है हमारा न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स किसके कारण आता है, न्यूक्लियॉन्स के कारण। न्यूक्लियॉन्स में क्या क्या होगा, हमारे प्रोटॉन हो गए, न्यूट्रॉन हो गए। ये देखते हैं तो क्या था हमारा न्यूक्लियर फोर्स, ये बोलिए, देखिए क्या होता है, द स्ट्रॉन्ग attractive force which binds together the protons and neutron in a nucleus is called strong nuclear force। ये बोल रहा है कि देखिए हमारा कोई भी मान लीजिए एटॉमिक मॉडल है, ठीक है, ये क्या हो गया, मान लीजिए हमारा न्यूक्लियस हो गया, ठीक है।
न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या होते हैं, इसके चारों तरफ क्या रोटेट करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब देखिए इसमें न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, ये हमारा हो गया प्रोटॉन। ठीक है, और क्या हो गया, न्यूट्रॉन्स। ठीक है, प्रोटॉन को P से रिप्रेजेंट करते हैं, न्यूट्रॉन को N से, इलेक्ट्रॉन को E से। ठीक है, तो इन्होंने क्या बोल रहा है कि जो हमारा न्यूक्लियस है, ये हमारा जो न्यूक्लियस है, इसके अंदर जो हमारे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइंड टुगेदर, एक दूसरे को बाइंड करके रखते हैं, मतलब इकट्ठा करके एक साथ रखते हैं। तो इसी फोर्स को क्या बोलते हैं हम, न्यूक्लियर फोर्स। और ये फोर्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, बहुत ही ज़्यादा होता है। ठीक है, दिस फोर्स कैन नॉट बी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिकॉज पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स स्ट्रॉन्गली रिपेल ईच अदर एट सच स्मॉल सेपरेशंस ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻15 मीटर। ठीक है, ये बोल रहा है कि जो न्यूक्लियस है, इसके अंदर जो हमारे प्रोटॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं, पॉजिटिव चार्ज होते हैं। तो वो एक दूसरे को रिपेल करते रहते हैं, पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेगा, एक दूसरे को रिपेल करते रहते हैं। ठीक है, तो जो इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है, प्रोटॉन्स के बीच की जो डिस्टेंस होती है, दूरी, जिसे हम कहते हैं आर से रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो कितनी है, 10⁻⁻15 पावर। ठीक है, आल्सो द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन बिटवीन द टू प्रोटॉन्स बीइंग मच वीकर। ये बोल रहा है कि इनके बीच का जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन होता है वो भी बहुत कम होता है। ठीक है, बहुत वीक होता है। कैन नॉट ओवरकम दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन्स। ठीक है, अब देख दोनों क्या थे, दोनों सेम थे, पॉजिटिव थे, तो क्या हो गए, रिपेल करेंगे। तो ये भी बहुत वीक होता है, एक तरह से हम इसको तोड़ सकते हैं। ठीक है, सो ए न्यू अट्रैक्टिव फोर्स मस्ट बी एक्टिंग बिटवीन द न्यूक्लियॉन्स एंड प्रोटॉन्स। ठीक है, तो इनके बीच में न्यूक्लियॉन्स है और क्या थे हमारे पास, प्रोटॉन्स। इनके बीच में जो अट्रैक्शन होता है, इसके बीच में जो फोर्स होता है उसी को क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, दिस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इज स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ द फंडामेंटल फोर्स, इज अबाउट 100 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अब देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की हमारे पास कितना ऑर्डर था, 10⁻36। ये बोल रहा है कि इससे भी 1000 गुना टाइम्स। ठीक है, मतलब 100 मल्टीप्लाई 10⁻36 ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है हमारा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, आगे देखिए स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। इट इज़ स्ट्रॉन्ग एट इंटरेक्शन नॉन इन नेचर विच इज़ अबाउट 10⁻30 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन द ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, ये बताया था ना हमने कि 10⁻38 टाइम्स ग्रेविटेशनल फोर्स से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, इट इज़ ए शॉर्ट रेंज फोर्स दैट ऑपरेट्स ओनली ओवर द साइज ऑफ ए न्यूक्लियस। इसमें साइज ऑफ न्यूक्लियस दे रखा है 10⁻⁻15। तो ये बहुत ही शॉर्ट रेंज फोर्स होता है, बहुत ही कम होता है। इट इज़ बेसिकली एन अट्रैक्टिव फोर्स बट बिकम्स रिपल्सिव व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस बिकम लेस देन 0.5 फर्मी। ठीक है, ये बोल रहा है कि बेसिकली अट्रैक्टिव फोर्स होता है, लेकिन इनकी न्यूक्लियॉन्स और प्रोटॉन्स की दूरी के कारण जो हमारी डिस्टेंस कितनी होती है, बहुत ही कम होती है। कितनी होती है, 0.5 फर्मी से बहुत ही कम होती है। इसके कारण ये क्या होता है, रिपल्सिव होता है। इन्होंने क्या दे रखा है, 1 फर्मी कितना होता है, 10⁻⁻15 मीटर होता है। ठीक है, तो इसके कारण ये रिपल्सिव होता है। इट वेरीज इनवर्सली विद सम हाई पावर्स ऑफ ए डिस्टेंस। ये बोल रहा है कि इट वेरीज इनवर्सली, मतलब ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, सम पावर ऑफ ए डिस्टेंस, जो हमारी आर डिस्टेंस होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है उसकी कुछ डिस्टेंस के। ठीक है, विद पावर 2। ठीक है, इट इज़ अ नॉन सेंट्रल फोर्स एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, ये जो फोर्स होता है हमारा न्यूक्लियर फोर्स, ये नॉन सेंट्रल होता है, मतलब ज़रूरी नहीं कि सेंटर में ही होगा और कंजर्वेटिव होगा। लेकिन जो हमारे पीछे वाले फोर्सेस थे, कौन से थे, ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, वो हमारे क्या थे, सेंट्रल एंड कंजर्वेटिव फोर्स थे। ठीक है,
आगे देखिए क्या है 6 हमारा, इट इज़ अ चार्ज इंडिपेंडेंट कैरेक्टर। मतलब ये जो हमारा फोर्स होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ये किसी चार्ज पर डिपेंड नहीं करता, ठीक है। ये किस किस के बीच में होता है, देखिए ये प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में भी हो सकता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में भी हो सकता है, और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में भी हो सकता है, जो ऑलवेज मतलब हमेशा स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक है। इट इज़ क्लोज्ड बाय द एक्सचेंज ऑफ अ पार्टिकल कॉल्ड पाइमिजोन्स। ये बोल रहा है कि ये किसके कारण होता है, एक्सचेंज ऑफ पार्टिकल्स के कारण होता है, जिसे हम बोलते हैं पाइमिजोन्स, ठीक है। एग्जांपल्स दे रखे हैं न्यूक्लियर फोर्स के, क्या क्या दे रखे हैं। न्यूक्लियर फोर्स बाइंड टुगेदर द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन अ न्यूक्लियाई। क्या बोल रखा है कि एक न्यूक्लियाई के अंदर हमारे क्या होते हैं, न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन, उनको बाइंड करके रखता है। तो इन्होंने क्या बोल रखा है कि जो हमारी न्यूक्लियाई की स्टेबिलिटी होती है वो किस पर डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है न्यूक्लियर फोर्सेस पर, ठीक है। तभी ये हमारे यूनिवर्स में अल्टीमेटली एग्जिट करते हैं, ठीक है। आगे क्या दे रखा है, रेडियो एक्टिविटी ऑक्यूर्स इन हैवियर न्यूक्लियाई बिकॉज ऑफ इनसफिशिएंट न्यूक्लियर फोर्स बिटवीन द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ये बोल रहा है कई बार रेडियो एक्टिव कंडीशन भी हो जाती है, किसके कारण, न्यूक्लियर फोर्सेस में जो हमारे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं उसके कारण। आगे क्या दे रहा है, कंसेप्ट ऑफ न्यूक्लियर फोर्सेस इज यूजफुल इन द ऑब्टेनिंग न्यूक्लियर एनर्जी। ये बोल रहा है कि जो हमारी न्यूक्लियर फोर्सेस है वो बहुत बार कौन से कंसेप्ट में यूज़ होती है, न्यूक्लियर एनर्जी में। एग्जांपल दे रखे हैं द प्रोसेस ऑफ न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूज़न। ये सुन रखी होगी आपने, बट मैं बता देती हूँ कि न्यूक्लियर फिजन और फ्यूज़न क्या होता है। मान लीजिए हमारे कोई भी एटम्स या मोलिक्यूल्स है, तो ठीक है, ये स्प्लिट होते हैं ना, आपस में टूटते हैं, तब इनको बोलते हैं फ्यूज़न, क्या बोलते हैं, फिजन, न्यूक्लियर फिजन रिएक्शंस। और मान लीजिए हमारी ये कोई भी दो जो एटम्स और मोलिक्यूल्स आपस में ऐड हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं, इनको बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूज़न, ठीक है। इस प्रोसेस में ये यूज़ होता है हमारा न्यूक्लियर फोर्सेस। अगला कौन सा फोर्सेस हमारा, द वीक न्यूक्लियर फोर्सेस, ठीक है। आगे देखिए क्या दे रखा है, द वीक न्यूक्लियर फोर्सेस क्या होता है और इसके कुछ एग्जांपल्स और प्रॉपर्टीज दीजिए। क्या दे रखा है, इट इज़ द फोर्स दैट अपीयर्स ओनली बिटवीन एलिमेंट्री पार्टिकल्स इन्वॉल्व्ड इन अ न्यूक्लियर प्रोसेस सच एज बीटा डीके न्यूक्लियस। ये बोल रहा है कि, तो स्टूडेंट्स न्यूक्लियर फोर्सेस हम कल पढ़ते हैं, क्योंकि आज का लेक्चर हमारा काफ़ी लेंथी हो गया है, ठीक है। तो आप बोर ना हो, इसलिए आज के लिए इतना ही। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। तब कल तक के लिए बाय बाय, टाटा।